हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर। और कल का मैं न्यूज़पेपर नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं अपना वैक्सीनेशन के लिए गई हुई थी। और आप सब को भी अपने अपने वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए जैसे जैसे आपका स्लॉट बुक होता जाए। और बच्चों, आप ये अपने मम्मी पापा या बड़े उनको अच्छे से समझाइए कि उनको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि कोविड अगर होगा भी, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर डेथ रेट उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, या उनमें डेथ रेट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और हॉस्पिटल भी उनको नहीं जाना पड़ रहा है, वो खुद से घर में अपना दवाइयाँ लेके ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे स्लॉट आता जाए आप लोग बिल्कुल भी इसको टालिए मत, करा लीजिए। और चलते हैं हम अपने न्यूज़पेपर की तरफ। और आज हमारी डेट है थर्सडे May 6, 2021। और आज हमारे यहाँ पे न्यूज़ है कोविड से ही जुड़ी हुई। और इस पे मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया था, जो कि आपने मेरे ब्लॉग पे अगर आपने विजिट की होगी तो ज़रूर देखा होगा। और मेरे ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। कि क्या वायरस एयर में जाके एक दूसरे तक पहुंच सकता है। तो आज यहाँ पे ये टॉपिक को काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है। इज द वायरस इन द एयर, क्योंकि ये भी कुछ अफवाह चल रही है कि वायरस हवा में आ चुका है। तो बच्चों, ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं भी हो पाया है कि वायरस हवा में आ चुका है, पर हाँ, ये मैंने अपने आर्टिकल में भी अच्छे से समझाया था कि वायरस के हवा में आने का मतलब क्या होता है। सपोज करिए हम किसी बंद कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोविड-19 से और उसने छींका है, तो रूम बंद है और आपको पता है हमारे आसपास वायुमंडल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और हम एक बार में करीब हमारे मुंह से, नाक से 30,000 से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। तो जो हमारे कोविड-19 का जो वायरस होता है वो हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू डस्ट पार्टिकल पे बैठ जाता है। ठीक है, अब उसका वेट तो इतना है नहीं कि वो किसी डस्ट पार्टिकल पे बैठा और पार्टिकल नीचे आके जमीन पे गिर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये हवा में फ्लो करते रहते हैं। और हम चारों में जब भी कोई उससे होके गुजरा वहां से, तो वो हम उसे इनहेल कर लेंगे और वो हमें इंटर कर जाएगा। तो यही बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इज द वायरस इन द एयर। चलिए, और मैंने जो अपने टॉपिक में बताया था वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट आई है मैं आपको ये जल्दी से बता देती हूँ। A report published in a journal, The Lancet, the month includes at least 10 scientific factors indicating that SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19, is airborne. For instance, it said that long-range transmission of SARS-CoV-2 between people in adjacent rooms but never in each other presence has been documented in the quarantine होटल्स। ये यहाँ पे बच्चों ये बताया है कि पहली बात तो ये जो कोविड-19 है, ये जो सार्स वायरस है कोव-2, उससे बहुत हद से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये हवा में फ्लो कर सकता है जो हमारे ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल के थ्रू। और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने जो कि USA, UK, कनाडा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसे प्रूव भी किया है। एंड इट वॉज अर्लियर डिक्लेयर्ड दैट द वायरस वॉज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स यूजिंग लार्ज एंड सो फॉल टू द ग्राउंड्स और द सरफेस एंड फॉर्माइट्स इन्फेक्टेड सरफेस। तो गाइज, ये वही बताना चाह रहे हैं जो मैंने आपको समझाया है कि ये हमारी ड्रॉपलेट्स सपोज आपके टेबल पे गिरी और आप कोई अनइन्फेक्टेड व्यक्ति उसने उस टेबल पे हाथ रखा या वहां पे कुछ भी किया और फिर वही हाथ वो अपने मुंह पे, नाक पे, आंखों पे ले जाता है, तो वो वायरस हमारे बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं कि वायरस एयर के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है। But the new report suggesting aerosol, tiny droplets, airborne transmission could mean that there is need to re-evaluate current safety protocols. And what is
एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है क्या? अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन CDC, the US airborne transmission is infections spread through explore of those virus containing respiratory droplets comprised of smaller droplets and particles that can remain suspended in the air over long distance। तो बच्चों ये जो एयर सॉल होते हैं, जो हमारी हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनके थ्रू हवा के द्वारा ये जो वायरस है ये थोड़ी दूर दूर तक भी जा रहा है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का कहना है। इसलिए भी आपने देखा होगा शील्ड, जो फेस शील्ड होती है, आंखों पे चश्मे होते हैं और बालों को पूरा ढक के, या जितना भी हमारी स्किन जो है एक्सपोज ना हो बाहर जाते समय, ऐसा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि पूरी बॉडी ढक के निकलिए कि वो आपकी स्किन पे कहीं टच में ना आए वो वायरस। एंड द लास्ट ईयर द CDC posted information on website about the virus tracking the airborne route but removed it within a few days। तो उन्होंने इस आर्टिकल को लास्ट ईयर भी अपनी साइट पे पब्लिश किया था, पर उसे कुछ दिनों बाद हटा लिया था। पर जो करंट डाटा अभी आ रहा है, current data do not support long-range aerosol transmission of SARS-CoV-2 and that short-range inhalation of aerosol is the possibility for COVID-19। तो ये जो एरोसोल हैं ये बहुत दूर दूर तक, मतलब ऐसा मत सोचिए कि किसी ने दिल्ली में छींका है तो लखनऊ में आके गिरेगा, इस तरह से हवाओं के थ्रू नहीं आ सकता है। पर हाँ, जो 1 गज की दूरी, 1 मीटर की दूरी जो ये बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है कि 1 मीटर तक जो हम छींकते हैं वो हमें इन्फेक्ट कर सकती है डस्ट पार्टिकल के थ्रू, एयरसॉल के थ्रू। तो ये पॉसिबल जरूर बनती है कि शॉर्ट रेंज इनहेल आप शॉर्ट रेंज में कर सकते हैं कोविड को, और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए ही कहा जा रहा है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के ही रखें, किसी से भी बात करें, चाहे वो इन्फेक्टेड हो और चाहे ना हो। मैंने ये इस बात को अपने पूरे आर्टिकल में बहुत ही अच्छे से समझाया है। और जब किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो इन्फेक्टेड है या उसमें सिम्टम नहीं दिखते हैं, तो उस पर्टिकुलर पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर भी ऐसे में उसको ये नहीं पता होता है कि हम दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उस पीरियड में भी हमें दूसरों से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता कि सामने वाला कोविड पॉजिटिव हो सकता है कल। तो व्हाट वन कैन डू, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। अवॉइड स्टेपिंग आउट, हमें बेवजह बाहर नहीं जाना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह, प्लेइंग की जगह, इंडोर जगहें हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। वेंटिलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने छींका है तो वो एरोसोल हमारे उस रूम से बाहर चले जाएं, और इसीलिए हमें एसी वगैरह को अवॉइड करने को कहा गया था। एसी इसलिए नहीं मना किया गया था कि आपको ठंड लग जाएगी या आपको मतलब कंजेशन हो जाएगा। एसी को इसलिए मना किया गया था क्योंकि एसी में हमें पूरे रूम को लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमारे रूम में कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो हवा घूमती रहेगी हमारे रूम में, और दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से इन्फेक्ट कर सकती है। इसलिए हमें वेंटिलेशन में रहने को बोला गया है। बी कॉशियस बट नॉट इन फियर, तो हमें अवेयर होने की जरूरत है पर डरने की जरूरत नहीं है। एंड मास्क अप, मास्क हर समय हमें हमारे फेस पे लगा ही रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमें N95 मास्क का यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको N95 मास्क बाय करना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन लिंक दे दूंगी आपको यहाँ पे, और आपको बहुत ही अच्छे रेट पे N95 मास्क मिल जाएंगे। विप्रो के हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स ने N95 मास्क निकाल दिए हैं। मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत रिलायबल हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे चलते हैं।
एंड वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। हमें अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, और अगर आपके पास वॉश करने की सुविधा नहीं है तो प्लीज कम से कम 70 to 90% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करिए। वो सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि हर्बल सैनिटाइजर होना चाहिए, एलोवेरा वाला सैनिटाइजर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर को यूज करने से जो कोविड-19 की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो सैनिटाइजर उसकी आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो वायरस वहीं पे इनएक्टिव हो जाता है हमारे बॉडी में जाने से पहले ही, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको अगर ये एयरबॉर्न कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो प्लीज मेरे ब्लॉग पे जाइए, स्टडी www.studyforthebetterfuture.online। वहाँ पे मैंने पूरे आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझाया है, और यूट्यूब में भी मैंने अपना एक वीडियो बना दिया है। मैं आई बटन जब आपको शो होगा तो आप उस पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि जीके का टॉपिक है, वेयर डू ओल्ड सैटेलाइट गो। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमेशा खबरें सुनते होंगे कि इंडिया ने कभी 36 सैटेलाइट भेज दी, कभी 30 सैटेलाइट भेज दी, और कभी दूसरे देश ने इतनी सैटेलाइट भेजी। तो आप समझ सकते हैं कि हम करीब 5 दशक से सैटेलाइट ही भेजते जा रहे हैं। तो और इन सैटेलाइट्स का एक प्रॉपर पीरियड होता है काम करने का, 20 साल, 25 साल, कभी कभी 5 साल होता है। तो फिर ये सैटेलाइट हमारे अर्थ पे वापस आती हैं या फिर वहीं पे घूमती रहती है, क्या होता है इनका? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ओल्ड सैटेलाइट का क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, और ये दिया, हैव यू हर्ड अबाउट स्पेस ग्रेवयार्ड। तो क्या आपने अंतरिक्ष के शमशान घाट के बारे में सुना है? तो चलिए हम यहाँ पे डिटेलें पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष के शमशान घाट से क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि वी हैव बीन सेंडिंग सैटेलाइट टू स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ईच सैटेलाइट सर्व अ डिफरेंट पर्पस। क्योंकि जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए होती हैं। जैसे नेवी के लिए अलग सैटेलाइट है, हमारे जीपीएस के अलग सैटेलाइट है, हमारे जो सैन्य क्षमता है उनके अलग सैटेलाइट है, जो हमारे टीवी के सिग्नल्स हैं उनके अलग सैटेलाइट है। तो अकेला भारत ही साल भर में 50 सैटेलाइट से ज्यादा भेज देता है। तो पूरे वर्ल्ड में आप सोचिए कितनी सैटेलाइट जाती होंगी हर साल, मतलब कम से कम 100-200 सैटेलाइट तो जाती होंगी, और हम करीब 50 सालों से इस तरह सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो हमारे स्पेस में एक ग्रेवयार्ड बन गया है, क्योंकि वो डेड भी होते हैं, वहीं घूमती रहती हैं। विल सम हेल्प अस प्रेडिक्ट एज अ वेदर, सम लेट वॉच टेलीविजन, हेल्प अस फाइंड अवर वे डिफरेंट प्लेसेस। जो हमें प्लेस का ज्ञान बताती हैं, हम उन्हें जीपीएस सैटेलाइट कहते हैं। और भारत के पास अब अपना जीपीएस हो चुका है, जिसे नाविक नाम से जाना जाता है। वरना अभी तक हम अमेरिका के जीपीएस से जुड़े हुए थे, जो कि बहुत भाव भी खाता था। And so what happens to these satellites when they are close to their end? और जब इनका एंड होता है तो क्या होता है? A symmetry on earth. Symmetry on earth से मतलब है कि अर्थ की जो बाउंड्री है, when trust satellites time has come, scientists have two choices depending on how high the satellite is. If it is closer to Earth, engineer will use the last bit of fuel remaining in the satellite to slow it down. This way it will fall out of space towards Earth orbit and burn up in the atmosphere. And this can be done on smaller satellites. However, for bigger satellites, spacecraft and space station in low orbit, the solution is for operation to plan for the final destination on Earth to make sure any drives that remains fall in the remote area. तो जब हमारी सैटेलाइट का टाइम पूरा होने वाला होता है, तो ऐसे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके पास 2 चॉइस होती है। एक चॉइस तो ये होती है, खास करके जो हमारे छोटे सैटेलाइट हैं उनके बारे में ये चॉइस होती है कि अगर वो अर्थ ऑर्बिट के पास में घूम रही हैं, ठीक है, 2 ऑर्बिट में छोड़ी जाती हैं। अब मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वरना एक ही टॉपिक बहुत लंबा होने लगता है। तो 2 ऑर्बिट होती हैं, एक जो अर्थ की क्लोजर ऑर्बिट है, वहां पे अगर ये घूम रही हैं तो हमारे इंजीनियर उसमें जो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा होता है उससे उसको स्लो कर देते हैं,
और उस दिस वे इसके बाद वो स्पेस में ही खत्म हो जाती है। और स्पेस में खत्म होने के बाद स्पेस में घूमते घूमते उसकी जब स्पीड कम कर देते हैं, उसके बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद, और आपको पता होगा कि जब अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ एंटर करती है तो वो इतना ज़्यादा फ्रैक्शन होता है कि वो जल के राख हो जाती है। तो छोटे सैटेलाइट पे तो ये चीज़ काम कर जाती है कि वो जल के राख हो जाए। पर बड़े सैटेलाइट में क्या होता है, बड़े सैटेलाइट में ये होता है कि वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो स्पेस स्टेशन से उसको इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि वो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन अर्थ पे कहीं रिमोट एरिया में गिरती है। जैसे हमारा जो मतलब रिमोट एरिया में कभी आपने देखा होगा समुद्र में आके गिर जाती है, मतलब ऐसी जगह गिरती है जहां पे कोई नुकसान ना हो। मोस्ट लाइकली दिस रिमोट एरिया इज अ प्लेस इन द पैसिफिक ओशन है, फार्थेस्ट अवे द ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब मानव के रहने की जगह से बहुत ज्यादा दूर। इट ऑल्सो हैज अ निक नेम द स्पेस सेमेट्री, और इसे पृथ्वी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, जहां पे मतलब अर्थ पे सैटेलाइट्स आके गिरती हैं। और अ ग्रेवयार्ड इन स्पेस, और स्पेस का कब्रिस्तान हम किन्हें कहेंगे? और स्पेस के ग्रेवयार्ड से मतलब हमारा यहाँ पे कहने का ये है कि जो कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं जो अर्थ की ऑर्बिट से बहुत ज्यादा दूर कार्य करती हैं, ठीक है। उनके इंजीनियर के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वापस वो इतना फ्यूल बचा सकें कि वो वापस उसे स्लो डाउन करें, उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसे वापस लाएं। मतलब इतना फ्यूल नहीं बचा होता है कि वो उसे वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में बुलाएं, ठीक है, और फिर पैसिफिक ओशन में उसको गिराएं, है ना, मतलब डिस्ट्रॉय करें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो उनके पास बहुत थोड़ा फ्यूल होता है, तो वो उसको कमांड करते हैं कि वो और भी ज्यादा दूर, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में जाए, जो कि है 300 किलोमीटर और दूर, ठीक है, 300 किलोमीटर और दूर जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो स्पेस का ग्रेवयार्ड कहलाता है। और वहां पे मोस्टली सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है उन एरिया में, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट जहां पे चक्कर लगाते हैं सारे सैटेलाइट, अगर वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो हम जानते हैं कि स्पेस में कोई भी चीज अगर छोड़ दी जाए तो वो हमेशा चक्कर लगाती रहेगी। ऐसे में वो हमारे जो मतलब एक्टिव सैटेलाइट है उनको भी नुकसान पहुंचा देगी, जो कि जब वो उनसे टकराएगी तो कोई ना कोई पार्ट को डैमेज कर देगी और हमारे एक्टिव सैटेलाइट भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमको उनको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में ले जाकर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और ये लोकेटेड होता है अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपको समझ में आया कि जो इतनी सारी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं और कैसे हमारे साइंटिस्ट उन पे काम करते हैं। और ये है प्ले टाइम विद मम्मा, एक बेबी जिराफ है और एक मम्मा जिराफ की फोटो आई है, और ये है फर्स्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज। और हम आ गए अब अपने नेक्स्ट पेज पे, जहां पे नो द साइंटिस्ट हमारा पहला टॉपिक है, और हमारे साइंटिस्ट हैं इनिरो फर्मी, और ये इटालियन फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, और इन्हें विश्व में पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए जाना जाता है। ये देखिए, ही ऑल्सो क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द शिकागो पाइल 1, और इन्होंने 1938 का नोबेल प्राइज पुरस्कार भी जीता था ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन irradiation and for the discovery of nuclear radiation brought about by slow neutrons। तो इस पूरे टॉपिक को आपको खुद से पढ़ना होगा। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है कि किन के बारे में है। बच्चों, अगर आपको वीडियोस में न्यूज़पेपर पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मेरे ब्लॉग पे जाइए, मैंने आज का पेपर अपलोड कर दिया है ब्लॉग पे www.studyforthebetterfuture.online। आप वहां पे जाके मेरे पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे और आप किसी भी न्यूज़ पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अभी भी मोबाइल में वीडियोस से पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने एक अच्छा सा ब्लॉग बना दिया है। और मोबाइल पे जब भी आप ब्लॉग देखें तो प्लीज़ उसको क्रोम पे जाके डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा क्लिक, तो कोई भी आर्टिकल आराम से खुलेगा। और ये है आज का वर्ड ऑफ द डे, ट्विच। ट्विच का मतलब है द वर्ड ट्विच इज द यूज्ड बोथ एज वर्ब एंड एज अ नाउन। द वर्ब फ्रॉम करस्पॉन्ड टू गिव और कॉज टू गिवन अ शॉर्ट या सडन जर्किंग और कॉन्क्लूसिव मूवमेंट। मतलब किसी प्रकार की ऐठन या मरोड़ उठना, ठीक है, या जैसे कहते हैं ना किसी ने चुटकी काट ली, मरोड़ दिया किसी चीज को, तो। और इसके बाद है फन फैक्ट। मैं न्यूज़पेपर के पजल्स या जो भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उन्हें डिटेल में नहीं समझाती हूँ, और क्योंकि इन्हें आपको खुद से कवर करना चाहिए। और ये बच्चों के लिए कोविड-19 टेस्ट डिटेक्ट करने की एक लॉलीपॉप टेस्ट किट आई है, उसके बारे में दिया हुआ है। और सेकंड है हमारा फर्स्ट ऑटोनॉमस शिप। क्या मुझे कोई बताएगा कि ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? और ये है आज का नंबर गेम। एंड व्हाट इज गुड वर्ड? यहाँ पे मैनी वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, यानी अगर हमें किसी पूरी लाइन को एक शब्द में कहना हो तो हम क्या कहेंगे। तो इस पूरे पॉइंट्स को सॉल्व करिए और कोई गुड वर्ड ढूंढिए। और ये है आज का डब्ल्यू कॉर्नर, विच इज ओरिजिनल बॉल। और अब हम आ गए अपने दूसरे पेज पे, जहां हमारा पहला टॉपिक है द डेमोन्स्ट्रेटर इज वेविंग विच कंट्री फ्लैग। तो ये किस कंट्री का फ्लैग है आपको पता है? यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है वैसे। और इसके बाद है 2 मिनट वर्ड सर्च। आपको यहाँ पे सर्च करना है डिजर्ट के बारे में। आज स्पॉट 6 वर्ड्स रिलेटिंग टू डिजर्ट इन द ग्रिड। तो कुछ डिजर्ट के नाम सोचिए, 6 शब्द। और ये है 3 मिनट का फन रीड। और यहाँ पे आज है सभी कंट्रियों की कैपिटल के बारे में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है टॉपिक ये, कि किसी भी कंट्री की कैपिटल को क्यों बनाया गया और ये शुरुआत कैसे हुई। और ये है यहाँ पे 2 क्वेश्चन। और इसके बाद है ये अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट। और जब हम इन्हें अरेंज करके स्पेलिंग बनाएंगे तो हमारा एक वर्ड बनेगा जिसकी स्पेलिंग होगी PRACTICALITY, यानी प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब होता है व्यवहारिकता, और इसे इंग्लिश में कहेंगे द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल, यानी जो व्यवहारिकता में सही हो, यानी कि बस हवाई बातें हों। और ये है इस पूरे न्यूज़पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, द हिंदू का कॉम्प्रिहेंशन, जो कि लगभग हर एग्जाम्स में आता है। और आपको ये बहुत ही इजी होता है, और ये वाकई में 2 ही मिनट में सॉल्व करने लायक है, होते भी हैं, क्योंकि ये देखने में आपको बड़े लगते हैं पर इनकी लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है।
और यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं और इनको आप सॉल्व करिए। और अब हम आ गए हैं अपने विकिपीडिया पेज पे, और जहाँ का पहला टॉपिक है हमारा जंतर मंतर। ये भारत में ही है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट है। और देखिए, देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जंतर मंतर सिर्फ जयपुर में है, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर 4 जगह बना हुआ है। तो बच्चों 4 नहीं 5 जगह इवेंट जंतर मंतर मतलब बना था, जो कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में है। और कई जगह पे ये मतलब अपने अच्छे हालात में नहीं है, पर हाँ दिल्ली और जयपुर का काफ़ी अच्छा अभी भी है। तो यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में दिया है, और ये सवाई जय सिंह ने बनवाया था इन 1734 में। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है भीमबेटका रॉक। और ये भीमबेटका जो रॉक है ये बनी हुई है मध्य प्रदेश में, और ये गैंट रेस्पॉटरी ऑफ एंशियंट पेंटिंग, और ये अपनी बहुत बड़ी रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। अंदर इनमें नेचुरल पेंट से मतलब इन्होंने पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई थी, जिन लोगों ने भी इसे पेंट किया है। और ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है, और यहाँ पे करीब 750 शेल्टर रॉक हैं, और इसे रहने के लिए बनाया गया था। और फिर इसमें जब वो निवास करते थे तो अपना टाइम बिताने के लिए वो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह किया करते थे, और जिससे उस समय के दिनचर्या की जानकारी हमें मिलती है। और ये करीब 1 लाख साल पुरानी हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट वर्ड है ग्रीस। ग्रीस भी जो है अपने आप में सबसे पुराने सिविलाइजेशन कंट्रियों में से एक है। और ग्रीस जो है सबसे दक्षिणी मोस्ट कंट्री इन द बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला है गाइस, और उसका ये सबसे दक्षिणी कंट्री है, लोकेटेड इन अक्रॉस ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। और यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दक्षिण में बसा हुआ है, और इसे कहते हैं काजल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है पश्चिम का। इट इज ऑल्सो बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न फिलोसफी, लिटरेचर एंड ओलंपिक गेम्स। ये ग्रीस जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महान सिविलाइजेशन इसने पैदा किया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र का, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, लिटरेचर यानी साहित्य का, और ओलंपिक गेम्स का जन्मदाता है। एंड ग्रीस वॉज रूल्ड बाय अलेक्जेंडर एंड ग्रेट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। द सब्सिक्वेंट हेलेनिस्टिक पीरियड वॉज द हाइट ऑफ ग्रीस कल्चर एंड इन्फ्लुएंस। और यहाँ के जो बहुत सारी करीब हिस्टोरिकल लिगेसी इंक्लूडिंग 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और यहाँ पे many actors and director from the Greece have won the Academy Award। और बहुत ज़्यादा ग्रीस के अभिनेताओं ने और एक्टर, डायरेक्टर, इन सब ने एकेडमी अवार्ड्स को जीता है। एकेडमी अवार्ड्स क्या हैं, ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। Academy Award, most famous and prestigious award of the film industry around the world। ये विश्व के बहुत ज़्यादा प्रख्यात अवार्ड्स में से एक है। और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये एक पिक्चर स्टोरी है, टस्कर टेल्स। हाथी जो है वो मज़े के मूड में है, और आज फेस टू फेस में ये पर्सन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इन्हें ना जानता हो, फिर भी कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, दिस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन अलॉन्ग विद कैनेडा Nishalai has been nominated as an athlete ambassador for the International Olympic Committee's Believe in Sport campaign aimed at preventing campaign manipulation से इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये हैं पीवी सिंधु। और ये है आपकी आज की सुडोकू, जिसकी डिफिकल्टी रेटिंग है 2 स्टार।
और हम आ गए हैं अपने लास्ट पेज पे जो कि है स्पोर्ट्स का। और गाइज इसी तरह चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एलाबरेट कर सकूँ, चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ, पूरा पेपर डिस्क्राइब कर सकूँ। और बाकी आपको अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। खास करके उन बच्चों को ज़रूर बताइए कि ऐसा भी एक चैनल हिंदी में चल रहा है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, जो बच्चे अभी भी बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, जिनके माता पिता उन्हें बड़े स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप उन तक ये वीडियोस पहुँचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और चलते हैं, मैं फिर से कल एक नए न्यूज़पेपर के साथ वापस आऊंगी। तब तक आप अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, वैक्सीनेशन की जैसे ही आपका स्लॉट आए तो प्लीज़ वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाइए। चलिए, टेक केयर, बाय।